हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 और इसमें जो पहला आपका टॉपिक होगा वह होगा इक्वालिटी। भारतीय लोकतंत्र में समानता की हम बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी कहाँ कहाँ मेंशन है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो जो 6 के टॉपिक्स थे वो तो हमारे सारे कवर हो गए। डाइवर्सिटी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना, स्टेट को समझ लिया, गवर्नमेंट को समझ लिया, गवर्नमेंट के लेवल्स की बात कर ली, लोकल गवर्नमेंट में पंचायत की बात कर ली, अर्बन एंड लोकल, अर्बन एंड जो आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था, लाइवलीहुड था, उसकी चर्चा हो गई। अब उन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड है वह रेज होगा, आपके टॉपिक की जो डेप्थ है वह थोड़ी सी बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ अब हमें इक्वालिटी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, शुरू करेंगे इक्वल राइट्स टू वोट। ठीक है, मताधिकार की जो समानता है इसकी बात करेंगे। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, मानवीय गरिमा क्या होती है। इक्वालिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता कहां है, हमने इस मूल्य को कब अपनाया, हमने इस वैल्यू को कब अपनाया। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ एक दो चैलेंजेस, ज्यादा नहीं, एक दो चैलेंजेस की बात करेंगे और देखेंगे आर्टिकल 15 जानेंगे, क्योंकि आर्टिकल 15 सीधा आपसे रिलेटेड है इक्वालिटी से। चलो पहले एक बार क्लास शुरू करने के पहले ये देख लेते हैं कि आखिर हमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट नंबर 1 जो आपका चैप्टर इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, इक्वालिटी क्या है। सेकंड हम बात करने वाले स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की। स्टेट गवर्नमेंट में एक तो हम समझेंगे गवर्नमेंट क्या है, ये हम पहले लास्ट देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, है ना। तो देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वह हेल्थ में क्या रोल प्ले करती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वह वर्क कैसे करती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। अब थोड़ा सा एक लेवल रेज हो गया। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंडर। ठीक है, और अब हम इस टॉपिक को समझते हुए देखेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी का एक फॉर्म है गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में, किस तरीके से हमारी सोसाइटी ग्रोइंग अप एज अ बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हम बड़े होते हैं, और वुमेन चेंज द वर्ल्ड, इसमें हम देखेंगे कैसे वुमेन एम्पावरमेंट और सारी बातें। ठीक है, तो हम जेंडर की बात करेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। अब देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इक्वालिटी है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इक्वालिटी है बच्चों, और उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जेंडर जो है आपका सोसाइटी से भी रिलेट होगा। तो ये आपको बेसिक्स पढ़ने के फायदे हो जाते हैं कि जब हम बेसिक पढ़ रहे होते हैं तो जो हमें स्टैंडर्ड चीजें पढ़नी होती हैं, है ना, जब हमें स्टैंडर्ड इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना होता है तो हमारे पास एक जो बेस है वह क्लियर रहता है। चलो शुरू करते हैं। ऑन इक्वलिटी, समानता। देखो, केवल हमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है यूपीएससी पीटीएन मेंस पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, और क्या डायमेंशंस बन सकते हैं, कहां से क्वेश्चंस और फॉर्म्ड हो सकते हैं, उन सभी की चर्चा बेसिकली हमें करनी है। तो यहां पर देखो, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, स्टार्टिंग की एक दो लाइंस में आपको पढ़ के बताती हूँ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज अ इक्वल, एवरी पर्सन एज अ इक्वल। ठीक है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, तो संविधान में कहां कहां जो इक्वालिटी है वह मेंशन है, ये इस एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। वो सारी चीजें थोड़ा सा एडवांस है, वो हम साथ साथ पढ़ लेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी जो व्यक्ति है, सभी जो लोग हैं वह कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, सभी की इक्वालिटी की बात करता है। दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन ऑल caste, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal। मतलब किस चीज को पृथक करके नहीं देखा जा सकता। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर्स, जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल उनके बैकग्राउंड्स है ना, उनसे निरपेक्ष होकर, उनसे अलग होकर हम एक तरह से समानता की जो बात है वह करते हैं। ठीक है, तो सभी पर्सन, चाहे वह मेल हो फीमेल हो, सभी समान है। ठीक है, कास्ट के हो, ट्राइब्स हो, एजुकेशनल हो, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, सभी समान है, इसकी बात की गई। दिस इज नॉट से दैट इनइक्वालिटी cases to exist, it doesn't, but equality, but at least in democratic India the principle of the equality of all person is recognized, है ना। हम ये तो नहीं कह सकते, देखो कि जो हमारे देश में इनइक्वालिटी के जो भी और केसेस है या फिर इनइक्वालिटी के और भी जो तरीके हैं वो हट चुके हैं। इनइक्वालिटीज बहुत तरीके से, उसकी भी मैं बात करूंगी। असमानता कई तरीके की है, जैसे जेंडर तो सबसे पहले दिखता है आपको, कास्ट दिखता है, रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी दिखती है, उसके अलावा आपको इकोनॉमिक, एजुकेशन, मतलब हर तरह की इनइक्वालिटी हम देखते हैं।
अगर हम वर्ल्ड लेवल पर कुछ वेल्थ रिपोर्ट्स की बात करते हैं जो कि ये कहती है कि 80 टू 90% जो लोग हैं, ठीक है, 80 टू 19% जो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें उनके पास 20% इकोनॉमी का पार्ट है। 20% उनका ऑल ओवर अगर हम इनकम की बात करें 20% वेल्थ है उनके पास, और जो 20% लोग हैं और उसमें भी टॉप जो 10% लोग हैं इन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उनके पास कम 80% से ज्यादा वेल्थ है। अब ये एक तरह से ये आंकड़े आपको क्या दिखाते हैं, आप देखते ना कोई व्यक्ति कितना अमीर है ना, वो कितना रिच है, और उसके आप देखोगे कि हो सकता है 2-4 स्टेट, क्या 2-4 कंट्री अगर जो छोटे हैं उनकी जो इकोनॉमी है उसके बराबर ना हो, तो यहां पर इतना ज्यादा जो इकोनॉमिक आपको इनइक्वालिटी है ये फॉर्म दिखाई देता है। ठीक है, सो यहां पर हम इन सभी की जो बात है वह करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इंडिया में क्या किया गया है, आपने देखा कि जिस वक्त देश आजाद हुआ इक्वालिटी की मांग तो हम कर ही रहे थे। अगर हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लड़े, तो उसके पीछे हमारे जो हमें एक वैल्यू चाहिए थी फ्रीडम के साथ साथ, वो क्या थी, इक्वालिटी थी। इक्वालिटी थी, हमें समानता, हम समानता के लिए लड़ रहे थे, और जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं वो सब एक साथ आकर एकदम साथ में लड़ रहे थे, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि फ्रीडम ठीक है, फ्रीडम हमें चाहिए थी। और देखो यहां पर एक और आपको टर्म देखने को मिलता है, आप जब इक्वलिटी की बात करेंगे तो यहां पर आप डॉक्टर, अगर हम अंबेडकर की बात कर लें और हम गांधी जी की बात कर लें, डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी, ठीक है, आप देखोगे कि यहां पर दोनों के जो एक तरह से जो थॉट है, जो आइडियोलॉजी है, उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस मिलता है। जहां पर डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं इस तरह के पास आपके जो है वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो यहां पर जहां पर डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि जो ये इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी, इसको पहले खत्म करना है फिर फ्रीडम चाहिए। और जो गांधी जी वह कहते हैं ठीक है ये तो घरेलू मसला है, जाति पाति और इनइक्वालिटी, हम क्या करते हैं, पहले हम आजादी हासिल कर लेते हैं, पहले फ्रीडम उसके बाद इक्वालिटी। तो यहां पर ये जो आपको आइडियोलॉजी में ये जो उनके तरीके का अंतर दिखाई देता है, जैसे कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तब अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया था कि अब हम पॉलिटिकल तो इक्वली हो गए बट पता नहीं सोशल इक्वल कब हो पाएंगे, है ना। तो राइट टू वोट दे देना सभी को, ये एक आप इक्वलिटी का, पॉलिटिकल इक्वलिटी का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन यहां पर सोशली आप देखोगे कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है ना। तो यहां पर ये हम देखेंगे कि गांधी वर्सेस अंबेडकर जो है ये एक मेंस का पार्ट इसमें हो सकता है। गांधी वर्सेस अंबेडकर, ठीक है, ये मेंस का पार्ट हो सकता है। चलिए, ये चैप्टर आपको बताता है इक्वल राइट टू वोट क्या है, यहां से शुरू करेगा। इक्वल राइट टू वोट से बात करेंगे हम, है ना, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी देखें, लोकतंत्र देखें, लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, और पार्टिसिपेशन का आधार क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये क्यों जरूरी है इस पर बात करेंगे। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, यहाँ पर अंबेडकर कहते हैं कि अगर हम मतलब आप अगर डिग्निफाई वे में नहीं जी रहे हैं, डिग्निफाई तरीका नहीं है आपके पास जीने का, जीना बेकार है आपका, है ना, आपकी जो लाइफ है वह टोटली वेस्ट है। तो यहाँ पर हम डिग्निटी की बात करेंगे तो कैसे जुड़ती है, जैसे समानता की बात करेंगे, देखो इसमें हम देखेंगे इक्वल राइट टू वोट, कि सभी को इक्वल अधिकार है वोट देने का। और यहां पर हम आर्टिकल 15 भी देखेंगे, आर्टिकल 15 भी देखेंगे साथ साथ। राइट टू वोट जो है इसमें हम बात करेंगे क्या यह लीगल राइट है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये एक डिबेट टाइप का हो गया भाई, ये इसलिए डिबेट हो गया क्योंकि यूपीएससी के द्वारा हम देखेंगे कि यूपीएससी ने जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको माना हुआ था, है ना। जब आई थिंक 18 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि राइट टू वोट जो है वह आपके किस राइट पे आता है, आपका लीगल है, फंडामेंटल है ना, आपकी ह्यूमन राइट है, नेचुरल राइट है, या फिर लीगल राइट है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हम करेंगे। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है इसकी बात करेंगे, है ना, और साथ ही हम देखेंगे चैलेंजेस क्या है, और इसमें भी आर्टिकल 15। चलो, सो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर जो इक्वालिटी है इस वर्ड को हम समझते हैं, इक्वालिटी समानता, इक्वालिटी समानता, ठीक है। देखो समानता का मतलब क्या है, सभी लोग समान है, क्या ये समानता है, समानता के प्रकार कितने हो सकते हैं,
समानता कितने तरीके की हो सकती है? सबसे पहले तो ये देखो कि जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, हम अपने प्रस्ताव इक्वालिटी का आखिर हम ये देखें कि इसका जो वर्णन है वह कहाँ कहाँ किया गया है। तो देखो इक्वालिटी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है ना, जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, क्या इसमें इक्वालिटी की बात की गई है? जरूर की गई है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है प्रियम्बल में, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, लिख लो इसको, हिंदी में भी लिख लो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखो यही चीजें बस रटते जाओ। नेक्स्ट क्लास में आने के पहले आपने अगर इसको पढ़ा है तो क्लास 6 के सारे जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें प्लीज जरूर रिवीजन कर लिया करो। ठीक है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए बच्चों, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। तो इक्वालिटी जो है वह कहाँ लिखी हुई है, कहाँ कहाँ है इसका वर्णन है, तो सबसे पहले हमने बात कर ली, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज द सेम राइट एंड एडवांटेज। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर हम इसके मतलब की बात करें, मीनिंग क्या हो सकता है इक्वालिटी का, इस वर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, सभी के लिए इक्वालिटी, तो मतलब सभी के पास जो अधिकार है वह कैसे रहे? समान रहे। ऐसी सिचुएशन, द सिचुएशन इन विच, द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज द, एवरीवन, ठीक है, द सिचुएशन एक ऐसी परिस्थिति जहां पर सभी के पास एवरीवन हैज द सेम राइट, सभी के पास समान अधिकार हो, एवरीवन हैज द सेम राइट्स एंड एडवांटेज, है ना, जो भी लाभ है वो सभी के पास कैसे हो? समान है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसे हम समानता कह सकते हैं। ठीक है, देखो वैसे बेसिकली जो इक्वालिटी है इसके कई डायमेंशंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक डायमेंशन है कि बस सभी को समान अधिकार दे दो। अरे भाई, ये अधिकार भी तो कई तरीके के हो सकते हैं। तो यहां पर बच्चों हम बात करेंगे कि आखिर इसके डायमेंशंस क्या क्या है, कितने तरह की समानता है। देखो सबसे पहले ना किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझो, उसके बाद ये देखो कि लिखा क्या है, आपके काम का कितना है उसमें से, है ना, और कितना है जो आपके काम का है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, वो भी हमें करना है। तो देखो यहां पर जब हम इसके डायमेंशंस देखेंगे तो डायमेंशंस हमें दिखते हैं कि जैसे कि पॉलिटिकल है, एक आपका डायमेंशंस हो गया कैसा? पॉलिटिकल, राजनीतिक। आप पॉलिटिकल राइट्स में क्या कह सकते हो? पॉलिटिकल राइट्स में हम कह सकते हैं राइट टू वोट, राइट टू वोट जिसकी बात यहां पर की गई है ना, तो राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब क्या है? आपके पॉलिटिकल राइट। मतलब पॉलिटिकल इक्वलिटी कब होगी? जब सभी को राइट टू वोट हो, फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है ये सभी के पास हो, फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की जो आजादी है, ठीक है, जैसे कि हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं? सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो ये सब क्या है आपका? ये सब आपके पॉलिटिकल डायमेंशंस में आ गए। अब देखो हम सोशल डायमेंशंस की बात करते हैं, तो ये पॉलिटिकल हो गया। अब देखो सोशल डायमेंशन, सोशल डायमेंशंस में क्या हो सकता है? सामाजिक रूप से आपको क्या क्या समानता दिख सकती है? जैसे कि मान लीजिए किसी के पास हेल्थ की अपॉर्चुनिटी है तो किसी के पास नहीं है, ठीक है, किसी के पास एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन की इक्वालिटी है तो किसी के पास नहीं है। हो सकता है कोई हार्वर्ड और बाकी सारे जो आप देखते हैं कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है वहां पर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और कोई है कि गवर्नमेंट स्कूल भी ठीक से नहीं भेज पा रहा। तो यहां पर बच्चों ये जो हम अपने अवसरों की समानता देखते हैं, इनइक्वालिटी देखते हैं, ये क्या है? ये सारी चीजें आपकी समानता से ही तो जुड़ी हुई, उसी की तो डायमेंशंस है। तो चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, ठीक है, चाहे हम और भी तरह की जो भी आप समानता की बात करते हैं वो सब इसमें आ जाएगा। अब देखो हम इकोनॉमिक देखें, ये तो सोशल हो गया। अब एक हो सकता है आपका इकोनॉमिक। अच्छा ये बताओ, ये तीनों डायमेंशंस क्या हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं? इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, इन तीनों के जस्टिस की बात की गई है। प्रियम्बल पढ़ा ना हमने,
इन तीनों के जस्टिस की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। और यहाँ पर जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक यहाँ से तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम कि हमने डायमेंशंस देख लिए, इसके अलावा हम देखेंगे कि और भी जो इक्वालिटी है, किस तरह की इक्वालिटी हम मांगते हैं, और भी इस टॉपिक से क्या क्या जुड़ेगा। जैसे कि आपका जेंडर इक्वालिटी है ना, जैसे कि हम बात करें कि चाहे आपका इनकम को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, मैरिज इक्वालिटी को लेकर हो, ठीक है, रेशियल इक्वालिटी को लेकर हो, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपकी इक्वालिटी से जुड़ते हैं। आगे समझ में। अब देखो, अब आगे हम बात करेंगे। अच्छा, एक और बात सुनो कि अगर हमें ये जानना हो कि ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो एक पॉलिटिकल आइडिया है, ये हमने कहां से लिया। आप सभी ने फ्रांस की क्रांति सुनी होगी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन था वह क्या था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो उसको भी यहां पर लिख लो। कभी भी अगर आपको इक्वालिटी के लिए लिखना है बच्चों, ये सारे आइडियाज ना केवल आपको पीटी के सारे डायमेंशंस कवर करने में हेल्प करेंगे, बल्कि मेंस के भी। ठीक है, एनसीईआरटी का तो जो टॉपिक है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे सीधे यहाँ पर राइट टू वोट की बात की गई है, लेकिन समानता क्या होती है, भारतीय लोकतंत्र में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजों को हम साथ साथ जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जो हमने डायमेंशंस की बात कर ली। अच्छा, मैं आपको बता रही थी फ्रेंच रिवॉल्यूशंस का। ठीक है, तो डायमेंशंस के अलावा यहाँ पर देखो हम देखते हैं कि ये जो आइडिया है, वैसे केवल ऐसा नहीं है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले विश्व में कहीं था नहीं ये आइडिया, कुछ नया निकाला, बस उसका स्लोगन हमें याद रखना है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन, जो नारा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये नारा था आपका लिबर्टी। ये एक क्वेश्चन तो यही हो गया। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, तो अब जब हम आगे बात करेंगे आर्टिकल की, हमने यहां पर बात कर ली इन सब चीजों की। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इससे जुड़ता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 बच्चों इसी तरीके से पढ़ा जाता है, इसी तरीके से पढ़ा जाता है कि जब आप एकदम मतलब पोस्टमार्टम कर डालो उस पर्टिकुलर टॉपिक का कि आखिर ये है कहाँ कहाँ कहाँ, इसकी रूट है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तभी आपको आपकी जो यूपीएससी की तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी। हाँ, और हिंदी वालों से भी, हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे भी मेरा ये कहना है कि आपको ये लगता है ना कि आपकी इंग्लिश वीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप इन्हीं क्लासेस को करते जाओ। देखो, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप सीख रहे हो, एक तो आपका जनरल स्टडीज जो आपका जीएस है, ठीक है, आप उसको कवर कर रहे हो, आपके सारे जो सब्जेक्ट है उस पे आपके टर्म्स क्लियर। जैसे आपको नहीं पता कि बंधुत्व को इंग्लिश में फ्रेटर्निटी कहते हैं, तो आपका इंग्लिश भी इससे मजबूत होता जाएगा। धीरे धीरे सीखोगे, जब जैसे ही आप 10-50 क्लास कर लोगे, तब आपको धीरे धीरे जो चीजें हैं वह आती जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे जो चीजें आप अपने आप सीख जाओगे। देखो, जब चीजें आप प्रैक्टिस करते हो ना, प्रैक्टिस से ही चीजें आती है। आप सोचोगे आपका ओवरनाइट टैलेंट जो है यह आ जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप जितने भी ऐसे लोग जो कि अचीवर्स रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं, आप जब उनकी बातों को सुनेंगे, उनके संघर्ष को सुनेंगे, तब आपको कुछ लाइंस जो है वे सभी में कॉमन मिलेगी। जैसे सभी कहते हैं भी प्रैक्टिस करो, टैलेंट कुछ नहीं होता है ना, टैलेंट जो है आपका खत्म हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस करना बंद कर देते हो। जरूरी नहीं है कि भाई वो बहुत टैलेंटेड है, टैलेंटेड नहीं, वो प्रैक्टिस आपसे ज्यादा करता है। जिस बच्चे को मैथ्स आती है, इसका मतलब ये है कि वो उस पर बहुत 100% उसने अपना दिया है। हर एक प्रमेय, हर एक जो पाइथागोरस उसने सॉल्व किया, हर एक फॉर्मूले को याद किया, हर एक प्रैक्टिस की उसने, तभी तो जाके उसका टैलेंट आया वो। तो यहां पर देखो बच्चों, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका मेंस आंसर राइटिंग का टैलेंट हो, चाहे आपका पॉलिटी को याद करने का हो, मतलब कुछ भी एमसीक्यू सॉल्व करने का आपको लगता है कि बहुत आपको ये टैलेंट आ जाए, आप होशियार हो जाए, उसके लिए प्रैक्टिस ही तरीका है। और इंग्लिश को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि आपके मेन जो जनरल स्टडीज में जो आपके वर्ड्स, जो टर्म्स, जो सब्जेक्ट्स है, जो सारी चीजें, उसको इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दो। एनसीईआरटी एक सरल तरीका है क्योंकि इसमें बहुत सरल तरीके से दिया हुआ है। अगर आप नहीं भी जानते इंग्लिश, तब भी इसको समझ जाओगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली था। सो देखो, हमने यहां पर ये सारी बात देखी। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 की हम बात करेंगे कि यहां पर दो बातें जो है वह की गई हैं। ठीक है, चलो इसकी चर्चा आगे करूंगी। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, चलो आर्टिकल 14 पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल पर्सन एज इक्वल। ठीक है, दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव, देखो इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है पृथक, है ना, या फिर अलग करके देखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर कास्ट
उससे फर्क नहीं पड़ता कि वह कास्ट है, रिलीजन है, क्या है उसका एजुकेशनल, क्या है उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ना, सभी को एक साथ ही मतलब एक समान ही जो है वह रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव लिखा हो, इर्रिस्पेक्टिव का मतलब क्या हो, उसको उस चीज से अलग करके देखना है ना, पृथक करके देखना। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन और कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, सभी जो है वह बराबर होंगे। क्लियर? तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सभी के लिए क्या है, एक समान समानता की जो बात है वह करता है। चलो आगे देखेंगे हम। एक क्वेश्चन देखो, राइट अ नोट ऑन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र में समानता का क्या मूल्य है? ठीक है, आप इसे 100 वर्ड में लिखना, नहीं लिख पाओगे, कुछ बच्चों के मन की आवाज आ गई मुझे, तो यहां पर आप 50 वर्ड्स में लिख लेना। ठीक है, अब देखो यहां पर आप सबसे पहले तो आप बता सकते हो कि इक्वालिटी मतलब क्या। ठीक है, थोड़ा सा जो है आप इसका बता सकते हो इक्वालिटी मतलब क्या। सेकंड जो है आप इसके और भी डायमेंशंस बता सकते हो। डेमोक्रेसी में आप देखो इसको कैसे लिखोगे, आगे आपको पता चलेगा। पहले क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में एक जो क्वेश्चन है वह आ जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आगे जब मैं पढ़ाऊंगी आपको आंसर्स के और भी तरीके आ जाएंगे। तो डेमोक्रेसी में आप देखेंगे कि पार्टिसिपेशन जरूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि लोगों के द्वारा चुनी गई वो सरकार हो, और ऐसे में जो पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारी है, ठीक है, वो समानता पर हो। इसके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको डेमोक्रेसी में लिखनी है कि इंडियन डेमोक्रेसी में आखिर, और साथ ही इसके बाद आप जो नेक्स्ट चर्चा है वो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चर्चा है वह अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कर सकते हैं। ठीक है, संविधान की बात आप इसमें कर सकते हो। तो यहां पर इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करो। चलो अब हम आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखें क्या। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा सा टाइम देती हूं, है ना, 10-20 सेकंड का, ज्यादा नहीं। अच्छा ये बताओ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या होंगे? की एलिमेंट्स क्या होंगे? पीपल पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस क्या जाना था हमने लास्ट? यस, ये चारों ही, ऑप्शन नंबर डी है ना, ये चारों ही इसके आंसर्स होंगे। चाहे हम लोगों के भागीदारी पार्टिसिपेशन की बात करें, और इंडियन डेमोक्रेसी में हमने कौन सा तरीका अपनाया, हमने अपनाया अप्रत्यक्ष तरीका, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। आया समझ में, है ना? तो ये चारों चीजें जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन प्रेजेंट ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी किस तरह की जो इनइक्वालिटी है वह हमारे यहाँ है? कास्ट, कास्ट रिलेटेड, पे रिलेटेड, डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द वोट, जाति आधारित है क्या हमारे यहाँ इनइक्वालिटी? पे रिलेटेड है क्या? आय से हो सकता है कोई व्यक्ति जो है 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमाता हो, लेकिन ज्यादातर आप देखें हो सकता है 10,000 या 20,000 कमा रहे। पे रिलेटेड है, इनइक्वालिटी नहीं है। और तीसरे द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द वोट। अच्छा, अगर हम ये देखेंगे कि, अब ध्यान से सुनना, एक अमीर आदमी है, ठीक है, तो उसके अंबानी जब वोट देने जाएंगे तो उनके एक वोट का जो मूल्य है वह 100 होगा, और जब गरीब आदमी वोट देगा उसके एक वोट का मूल्य जो है वह 10 होगा। ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ 1 वोट 1 वैल्यू है। इसका मतलब क्या है? 1 वोट 1 वैल्यू, इसका मतलब क्या है? डिफरेंस वैल्यू ऑफ वोट जो है वह नहीं है। ठीक है, आओ 2-3 बातें और बताती हूं। ये देखो कि हमने देखा कि जब हम टाइप ऑफ इनइक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो टाइप ऑफ इनइक्वालिटी में कास्ट हो गया, पे हो गया, इसके अलावा देखो इनकम है, इसका एक सबसे बड़ा इनकम है, ठीक है, श्रम आधारित भी हम देखते हैं, लेबर है, एजुकेशन है, शिक्षा को लेकर बहुत असमानताएं हैं, हेल्थ है, हाउस होल्ड कंडीशन है, हेल्थ है ना, जीवन की जो दशाएं हैं, आप किस तरह के घरों में रहते हैं, हाउस होल्ड कंडीशंस, हाउस होल्ड कंडीशंस, है ना। तो ये सारी इनइक्वालिटीज अभी है एट प्रेजेंट। कास्ट और पे है बट राइट टू वोट नहीं है। ठीक है, साथ ही देखो
आपको मैं एक रिपोर्ट बताती हूं इससे रिलेटेड। हम अगर एक रिपोर्ट के अनुसार देखें जो कि वेल्थ कंसंट्रेशन को लेकर निकाली गई थी, ठीक है, तो यहां पर देखो स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, ये रिपोर्ट थी। ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं, पीटी में सीधा क्वेश्चन यहां से आ सकता है। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, ठीक है, ये रिपोर्ट थी बच्चों। अब देखो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर हम रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो रूरल एरिया में जो वेल्थ कंसंट्रेशन है, जो धन का संकेंद्रण है, वह कितना है? केवल 7.1% है। और अगर यहीं पर हम अर्बन एरियाज में देखें तो अर्बन एरिया में जो वेल्थ कंसंट्रेशन है वह लगभग 44% के आसपास है। तो यहां पर ये जो यहां पर दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है वेल्थ कंसंट्रेशन में, वेल्थ कंसंट्रेशन है ना, धन का संकेंद्रण, धन संकेंद्रण इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहां पर देखो ये आपको अलग ही जो अंतर है वह दिख रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। साथ ही देखो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी एक आती है, कोई मुझे बताएगा कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, आप देखना 2022 की रिपोर्ट देख लेना, ठीक है, तो 2022 है, 23 है। तो यहां पर ये जो रिपोर्ट है वह ये कहती है कि अगर हम असमानता और इनइक्वालिटीज की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो इंडिया भी उसमें टॉप कंट्रीज में आता है जिसमें कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह की बातें आपको देखना है। वोट वैल्यू अभी मैं आपको समझाती हूं, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, किस तरह की फॉर्म में इनइक्वालिटी हमारे 1 और 2, ठीक है। सो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। सारा ये एक्स्ट्रा हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, याद रखना आपका, ठीक है, याद रखना। चलिए अच्छा, एक और मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ जो कि आपके लिए होमवर्क है। आपको एक इंडेक्स पढ़ना है आय असमानता की। जब हम बात करेंगे इसमें गरीबी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है एक, इसको देख लेना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। ये कौन पब्लिश करता है, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स जो है वे शामिल होते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो मैंने आपको बताया, विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर रिलेटेड टू इनइक्वालिटी इन द कंट्री। इक्वालिटी नॉट इनइक्वालिटी, इक्वालिटी है ना, बताओ जरा। तो अभी मैंने आपको इक्वालिटी का बताया कि कहां कहां पर इक्वालिटी की जो बात है वह की गई, ठीक है। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर हम प्रियम्बल की बात करेंगे तो हमने क्या जाना, प्रियम्बल में चर्चा की गई है, बिल्कुल, क्यों, यहां पर किस इक्वालिटी की बात की गई है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, प्रियम्बल में बात की गई, जान चुके हम। फंडामेंटल राइट्स में जब हम देखेंगे तो आर्टिकल 14 है, 15 है, आपका पूरा एक जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, समानता की यहां पर बात की गई है, राइट टू इक्वलिटी। और ये आपके कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 14 से लेके 18, 14 से लेके 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है, तो ये भी इसमें आ गया, ठीक है। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी लिख लेना, यहाँ पे इक्वलिटी किसकी बात की गई है? अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, इसकी अपॉर्चुनिटी, ये बात की गई प्रियम्बल में। और जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे तो याद रखना कि यहाँ पर इकोनॉमिक जस्टिस जो है आर्टिकल 39 में कहा गया है। अगर हम आर्टिकल 39 की बात करेंगे डीपीएसपी के, तो यहाँ पर इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है कि जो सरकार है वह क्या करेगी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेगी चीज़ों का, रिसोर्सेज का, कि सभी लोग जो है उन्हें समान अधिकार और एक तरह से समान रूप से आजीविका मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इकोनॉमिक जस्टिस आर्टिकल 39 ये कहता है कि डीपीएसपी जो है वह क्या करेगा, इक्वल राइट्स देगा मैन एंड वुमेन को, स्पेशली लाइवहुड को लेकर, ठीक है, लाइवलीहुड को लेकर। तो चाहे हम मैन की बात करें या फिर हम वुमेन की बात करें या फिर हम महिलाओं की बात करें, ठीक है, मेल फीमेल की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर याद रखना इनको क्या है, इक्वल राइट्स की बात की गई है,
इक्वल लाइवलीहुड की बात की गई है, ठीक है, इक्वल लाइवलीहुड की बात की गई है, समान आजीविका का अधिकार, समान आजीविका का अधिकार है ना। आजीविका मतलब आप किस तरीके से अर्न करते हैं अपने भरण पोषण के लिए, जीवन जीने के लिए कैसे पैसे कमाते हैं, वो आपका आजीविका हो गया। सो आंसर इज क्लियर हुआ। लास्ट मैंने आपको बताया था, एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, मतलब ठीक है, आपने अपनी तरह से अपना ह्यूमर जो है वो दिखा दिया। मैं देख रही थी लास्ट क्लास में, जब मैंने क्लास 6 में भी आपको इक्वलिटी ये दिखाया था, शायद डिस्क्रिमिनेशन आपका जो चैप्टर था उसमें, और मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये आपके सामाजिक लाभ हो गए, है ना, जो ये क्रिकेट मैच देखा जा रहा है अभी, तो वैसे भी भाई आईपीएल का शोर है, और ऐसे में आपने क्या किया कि डिफरेंट हाइट वालों को समान स्टूल दे दिए, और जबकि होना ये चाहिए था कि जिसकी हाइट ज्यादा है उसको मत दो, बाकी जो हाइट में ज्यादा छोटा है उसको दो दे दो, है ना, जो हाइट में ठीक ठाक है और इसका एक स्टूल से काम चल जाएगा, तो एक इसको जो आपने बॉक्स है वह चढ़ने के लिए दे दिया। तो ऐसे में ये हो गया इक्वालिटी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने तो इक्वालिटी जो है वो दिखाई, आपने इक्वालिटी दिखाई पर ये तो अन्याय हो गया ना, ये तो क्या हो गया अन्याय। आप कहोगे कि हमने सबको कॉलेज की पढ़ाइयां फ्री कर दी, अरे भाई ये बताओ कि उस कॉलेज तक पहुंचेंगे कैसे ऐसे गरीब लोग, है ना, ऐसे गरीब, आप देखते हैं कि कितने ज्यादा वंचित ऐसे लोग हैं। देखो चरम गरीबी की अगर हम बात करें, इवन कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्था और सारी चीजें हुई, ऐसे में गरीब लोगों पर ज्यादा, जो ऑलरेडी कहते हैं पुअर पीपल्स थे, उन पे जो प्रॉब्लम है वह ज्यादा आई, और ऐसे में वो अपनी बेसिक जो उनकी मिनिमम नीड्स होती है उसके लिए वे काफी परेशान रहे। और ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट एक रिपोर्ट जारी, एक सर्वे कराती है और ये कहती है कि अब हमें जो एसडीजी गोल जो 2030 तक हम जीरो हंगर और पॉवर्टी की बात करते हैं 1 और 2 में, उसमें क्या है अब हमें और 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीबी के नीचे चले गए। अब ऐसे में उन लोगों को सरकार आर्थिक राहत पैकेज देती है, फ्री में राशन देती है, फ्री में एजुकेशन देती है। अगर आप सीधा कॉलेज की पढ़ाई फ्री कर रहे हो, स्कूल की नहीं, तो जो बच्चा खुद से स्कूल नहीं जा पा रहा, उसकी कंडीशंस ऐसी नहीं कि उसकी फैमिली उसको स्कूल भेज पाए, तब आप क्या कर लोगे। तो यहां पर वही बात होगी ना कि एक को आपने कह दिया कि हमने तो सबको कॉलेज की पढ़ाई फ्री कर दी, अरे भाई ऐसे नहीं होता। आप ये देखो कि किसको रोटी की जरूरत है, कहां पर और प्रॉब्लम्स है, तब जाके उसके वो बैरियर्स हटेंगे और वो आगे बढ़ेगा। तो यहां पर इक्वालिटी एंड इक्विटी की बात हो गई। तो ये जब आप व्यवहार करोगे ये इक्वालिटी हो गया। आप कह रहे हैं कि हम तो समानता की बात कर रहे हैं, बट ये जस्टिस नहीं है, आप समता की बात करो, मतलब जहां जिसको जितनी जरूरत है उसको उस अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर दो, है ना। आप एक कंडीशंस को, जैसे सरकार ने इन दोनों की अगर हम एग्जांपल की बात करें, सरकार क्या करती है, रिजर्वेशन करती है। एक डिबेट उठता है, अच्छा ये मैं ना आपको लास्ट वाले चैप्टर में बताऊंगी, आपका जो लास्ट वाला चैप्टर है समानता के लिए संघर्ष वाला, है ना, जो उसमें मैं आपको बताऊंगी ये वाला डिबेट कि अगर आपका रिजर्वेशन है और दूसरा आप समानता की बात करोगे, इन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्राडिक्ट है, क्या आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, इसी में ही आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 15 में स्पेशली वुमेन्स के लिए सभी अलग अलग जो विशेष प्रावधान है वे किए गए हैं। तो यहां पर एक तरीके से शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का ही विस्तार है, इक्वलिटी का ही विस्तार है, इसको इसके अगेंस्ट नहीं देखा जाता। ये इसका रिजल्ट, निष्कर्ष मैंने आपको बता दी, डिबेट में सारी बताऊंगी, ठीक है। इक्वालिटी फोकस ऑन क्रिएटिंग द सेम स्टार्टिंग लाइन फॉर एवरीवन। इक्विटी हैज द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग एवरीवन विद द फुल रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट एंड सेम फिनिश लाइन। एक बच्चे ने जो कमेंट किया था कि वाई ये लोग जो है ये टिकट लेकर क्यों नहीं भाई मैच देख लेते हैं ना, जरूरत क्या है स्टूल की, ये बात तो बहुत सही गई। चलो खैर आगे चलते हैं, रिजर्वेशन और बाकी सारी चीजें याद रखना, ये आगे कराऊंगी मैं, है ना, चैप्टर 9 में याद दिला देना अगर मैं छोड़ दूं तो, कि मैम आपने बोला था कि आप यहां पर इक्वालिटी वर्सेस रिजर्वेशन, ठीक है, क्लियर। चल अब नेक्स्ट मुझे आपको जो बताना था आर्टिकल 14 की हम बात करते हैं। देखो आर्टिकल 14 में बच्चों दो बातें की गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण होगा, ठीक है। तो यहां पर दो वर्ड से, एक तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
ठीक है, ये दोनों आखिर है क्या? आर्टिकल 14 फर्स्ट कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। देखो, अब देखो यहां पर ये दोनों में आपको सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको ये बता दूं कि एक हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है तो दूसरा हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे तो याद रखना ये हमने कहां से लिया है, ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। अगर हम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां से इसका ओरिजिन होता है। और दूसरा अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे, ये हमने कहां से लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। तो इक्वल प्रोटेक्शन की बात कहां से आ गई, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अब देखो, तो ये ब्रिटिश ओरिजिन है। विधि के समक्ष समता, हिंदी में भी लिख लो, विधि के समक्ष समता। देखो इतने अच्छे से मैं बता रही हूं आपको हर चीज को, रुक रुक के हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके, मैं इतना मान के चलती हूँ कि कम समझ में आती होगी। अगर कोई बच्चा, एक स्टूडेंट मैम मैं कश्मीर से हूँ, मुझे ज़्यादा हिंदी समझ में नहीं आती, मुझे लगता है ऐसे बच्चों की संख्या बट बहुत कम है, बहुत कम हो गया है ना। ज़्यादातर अगर मैं ये सोचूं कि हिंदी बेल्ट का स्टूडेंट है, ऐसे में क्या होता है बच्चों, टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है, कोई भी एजुकेटर कोई भी पढ़ा रहा हो कि अरे मैं किस लैंग्वेज, आपका मुझे पता तो चल नहीं रहा कि आखिर स्टूडेंट किस माइंडसेट के साथ वीडियो देख रहा है, उसे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आता, लैंग्वेज को समझने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना। तो यहाँ पर हम क्या है कि सारा मैटर जो है इंग्लिश में तो रख ही रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैंने विधि के समक्ष समानता बोला, ये वर्ड आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप केवल इंग्लिश पे ही फोकस करो, ठीक है। लेकिन अगर जो हिंदी बेल्ट वाला स्टूडेंट और ऐसा स्टूडेंट है जो कि हिंदी में समझता है, इंग्लिश में लिखता है, या फिर प्योर हिंदी का स्टूडेंट है, तो वो थोड़ा सा इंग्लिश सीख लेगा। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा बाइलिंगुअल चीजों को लेकर चल सको, है ना। और अगर ज्यादातर मैं ये मान लेती हूं आपके कमेंट्स के थ्रू कि आपको क्लासेस जो है वह समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ हुआ, विधि के समक्ष समता। फिर भी कमेंट देखो करते रहा करो, है ना, उससे पता चल जाता है कि भाई क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। विधि के समक्ष समता की जब हम बात करेंगे, ये ब्रिटिश ओरिजिन से। अब देखो इसमें 3 बातें हैं। इसमें आर्टिकल 14 की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है याद रखना, इसमें 3 बातें जो है वह दी गई हैं। सबसे पहला इसमें जो हम एक प्रोविजन देखते हैं, सबसे फर्स्ट वो ये है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज। इक्वलिटी बिफोर लॉ में, है ना, विधि के समक्ष समता में 3 बातें हैं। सबसे पहला क्या है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इक्वलिटी का मतलब क्या है, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए। उसमें एक लिखा था, एक जगह लिखा था एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, विशेषाधिकार नहीं देना। ये बात बिल्कुल सही है। अब जैसे पहले जमींदार वर्ग था तो जमींदार वर्ग को विशेषाधिकार थे, ठीक है। या फिर अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण सिस्टम में क्या था कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की अगर हम बात करें, है ना, उसमें से ब्राह्मण जो है उसको टैक्स नहीं था। अगर आप यूरोप को देखोगे बेटा बच्चों, तो यूरोप का जो मिडाइवल एरा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम डार्क था। मतलब वहाँ के जो सोशल लेवल्स थे, वहाँ पर जिस तरह की बातें थी, बहुत ही, आप पुरानी मतलब मूवीज देखना आप उस एरा की, या फिर अभी भी जो इस तरह की मूवीज बनती है, अगर वह उस समय को बताती हैं, उस टाइम पीरियड को बताती, तब आप देखें किस तरह की इनइक्वालिटी थी वहां पर, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे फर्स्ट यही एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ एनी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज। यहाँ पर एक स्टार लगा रही हूँ, आपको ये याद रह जाएगा कि यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट। सेकंड हम देखेंगे इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन, इक्वल सब्जेक्शन, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। समान जो विधियां होंगी ना, जो एक समान लॉ होंगे, वह सभी के लिए एक ही जैसे होंगे, सभी के साथ एक समान जो व्यवहार है वह किया जाएगा। तो इक्वल सब्जेक्शन होगा ऑर्डिनरी लॉ का सभी के लिए। और तीसरा है इसमें, ठीक है, एक तो प्रेजेंस वाला होगा, इक्वल सब्जेक्शन वाला होगा। तीसरा पॉइंट है नो पर्सन इज अबव द लॉ, नो पर्सन इज अबव द लॉ।
कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, चाहे वह हमारे राष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति भवन में काम करने वाली कोई सर्वेंट हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना कि राष्ट्रपति जो है उनका चुनाव कैसे होगा, उनकी क्या क्या शक्तियां थी, तो सारी चीजें मेंशन ही तो है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी जो व्यक्ति है वह कानून के ऊपर नहीं होगा। हिंदी में इन तीनों बातों को लिख लो, ठीक है। सबसे पहले लिख लो किसी को विशेष अधिकार नहीं होंगे, ठीक है, उसकी अनुपस्थिति होगी, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। सेकंड में आप लिख लो कि साधारण विधियों के तहत सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा, है ना। तो ये तीन बातें इक्वलिटी बिफोर लॉ में आई, ये तीन बातें इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ में नहीं आएंगी, है ना। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में नहीं आएंगी, ये विधि के समक्ष समता में तीन बातें निहित है। यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स निहित है, तो ये तीनों पॉइंट्स इसमें है। क्लियर है। तो चाहे देखो नो पर्सन इज अबव द लॉ में ये भी बात शामिल है कि चाहे वह ऑफिशियल पर्सन हो, अनऑफिशियल हो, ठीक है, कोई अधिकारी हो, कोई सिविल हो, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के साथ जो इक्वल एक तरह से जो बिहेव है वह किया जाएगा। अब हम आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। हमने कहां से लिया? ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसमें यह कहा गया सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ, बिना भेदभाव के सबके साथ समान विधियों के अंतर्गत समान व्यवहार जो है वह किया जाए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, विधियों का समान संरक्षण जो है वह सबको प्राप्त हो। शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वह लॉ के लेकर जो भेदभाव है वह ना किया जाए। सिमिलर एप्लीकेशन similar application of same law, ठीक है, एंड बिना भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, है ना। शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट, शुड बी ट्रीटेड, शुड बी ट्रीटेड alike without any discrimination, ठीक है। बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना, ठीक है, बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना और समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्ति जो है वह समान है। तो ये दो बातें किसमें? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में है, और ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब एक बात और समझो, है ना, एक बात और समझो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मान लीजिए यूपीएससी के द्वारा पूछा गया कि सभी के साथ समान व्यवहार ही किया जाएगा, इसका कोई भी एक्सेप्शन, अपवाद कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद ही नहीं है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, याद रखना। अगर हम इसके अपवाद की बात करें, समानता के अधिकार की, अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें, तो यहां पर बच्चों इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। और ये अपवाद क्या है? आप देखते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर हम स्टेट के गवर्नर्स की बात कर ले, तो यहां पर जब तक इनका ये टर्म है, जब तक इनका पूरा कार्यकाल है, तब तक इन पर किसी भी तरह का चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो वह नहीं शुरू किया जा सकता। इन्हें ये हम देखेंगे कई तरह की जो परिस्थितियां, कई तरह के जो स्पेशल प्रिविलेज है इनको प्राप्त है ना। तो यहां पर देखो आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 एक्सेप्शन क्या है इसका? आर्टिकल 361 याद रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे आपका 6 से 7, 7 से 8, 9, 10, 11, 12 होगा, वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे, पढ़ने पढ़ाने का तरीका बढ़ता जाएगा। तो और ये भी साथ में मैंने कहा था कि जब भी हम कुछ भी पढ़ेंगे तो सभी को आर्टिकल से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। जैसे कि आपको आर्टिकल 361 इसमें नहीं पढ़ना था, है ना, एनसीईआरटी में तो नहीं था, बट हमें पढ़ना है, तभी आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पावर स्पेशल दिए गए हैं। प्रेसिडेंट, आर्टिकल 361 में क्या है? प्रेसिडेंट एंड, ऐसे ही पढ़ा जाता है बच्चों,
ठीक है, एंड गवर्नर के जो पावर है वह दिए गए हैं। साथ ही इसमें ये लिखा हुआ है नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ये किसी नॉट आंसरेबल, ये अपने कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं है, ना ही किसी कोर्ट में इनको आंसर के लिए बुलाया जाता है, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। लेकिन सामान्य व्यक्ति को तो बुलाया जा सकता है, सभी को बुलाया जा सकता है, तो अब इनको भी बुलाओ। अरे भाई क्यों बुलाओ, है मुख्य संवैधानिक पद है ना, हमारे मुख्य संवैधानिक पद है ये, तो हम कैसे बुला सकते हैं, एक कॉमन मैन की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे तो आप भी कहेंगे कि भाई जब आप जो है इंडिया गेट घूमने जाए तो आपके आगे पीछे पूरी घोड़ों की टुकड़ी आ जाए, ठीक है, आप उसी गाड़ी में जाओ जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाते। तो हम देखते बच्चों संवैधानिक पद का महत्व होता है, और यही एक कारण है कि कभी भी जैसे कि राजा का पद खाली नहीं रहता ना, वैसे ही हम देखेंगे कि जो हमारे इंपॉर्टेंट जो भी इस तरह से हमारे हम अगर अपने पोस्ट की बात कर ले तो वो कभी खाली नहीं रहता, जैसे कि राष्ट्रपति का पद है ना, अगर राष्ट्रपति बीमार है तो उसकी जगह काम करने के लिए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर जो आपके CGI है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट पद है वो कभी भी खाली नहीं रहते। आर्टिकल 14 और 361। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी है, एक होमवर्क भी दे देती हूँ इसी के साथ साथ। होमवर्क नहीं करेगा ना जो बच्चा, याद रखना बड़ी परेशानी होगी फिर तो बाद में आपको चीजों को कनेक्ट करने में। होमवर्क आपको मैं ये दे रही हूं कि आपको रूल ऑफ लॉ को पढ़ना है। आगे बताऊंगी मैं आपको, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। पहले तो ये बता दो ये है किसका, कमेंट करके बता देना, कमेंट में लिख देना, ठीक है, कि विधि का शासन जो है वह होता क्या है। एवी डाइसी जो कि ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है, इन्होंने रूल ऑफ लॉ जो है, विधि का शासन जो है, ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रखना। इसमें 3 पॉइंट्स है जिसमें कि 2 पॉइंट्स इंडिया में लागू हैं, 1 लागू नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? चलिए, क्लियर हो गया इतना? चलो और थोड़ा सा पढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की बात की हमने। डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, लोकतांत्रिक समानता, इज द आइडिया ऑफ द वन रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रीटिंग पर्सन एज इक्वल, इज दैट ऑल सिटीजन और टू बी ट्रीटेड एज इक्वल सिटीजन। ठीक है, साथ ही हमने देखा फंडामेंटल वर्थ ऑफ एवरीवन इज वर्दी ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में यही तो इंपॉर्टेंस है। देखो, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ना, मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये सारी चीजें जो है वे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फंडामेंटल, अगर हम देखें तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हो या फिर सारी चीजें हैं, उसमें बुनियादी बातें ही यही लिखी हुई है कि किस तरीके से सभी सिटीजन्स जो है वह समान होंगे, सभी को समान अपॉर्चुनिटी है, लीगल इक्वालिटी है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिलीजन और रेस, है ना, चाहे लिंग हो, लिंग समानता हो। ठीक है, रिलीजन की बात करें, क्षेत्र की बात करें, या फिर जाति की बात करें, धर्म की बात करें, रिलीजन है ना, रीजन हुआ क्षेत्र आपका। तो यहाँ पर मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, अगर हम मेजोरिटी रूल की बात करें कि बहुमत का शासन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि धर्म के आधार पर हिंदू जो है वह मेजोरिटी में है, लेकिन उसमें भी तो जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक है धर्म के आधार पर, उनको भी तो राइट्स दिए गए। आर्टिकल 29-30 की बात कर लो। तो यहाँ पर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में देखो, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का जो आइडिया है वो ये सारे पॉइंट्स है। तो जब आप चीजों को कोरिलेट करना सीख जाओगे ना कि इक्वालिटी मतलब केवल उतना नहीं जो इसमें दिया है, इसमें जो दिया है वो 20% है, हम जो पढ़ रहे हैं वो 100% है, बीच का 80% जो पार्ट है वो ऐड किया हुआ है आपको इस एनसीईआरटी के क्लास में। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सारी चीजें आपकी डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का पार्ट होंगी। अब देखो मेंस का एक क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ? ठीक है, आप क्या समझते हैं, सभी पर्सन जो है वह विधि के समक्ष समान है, आप इससे क्या समझते हैं? वही 3 बातें। इक्वालिटी इज द एसेंस ऑफ, यहां से शुरू करते हैं ना, बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, है ना। Equality is important in our democracy because democracy is the government of people, by the people, for the people. और यहाँ पर हम देखते हैं equality is essence of a democracy. If people are discriminated against on the basis of caste, creed, religion, sex, prosperity, etc., the democracy will not survive, है ना। तो यहाँ पर हिंदी में यही पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप बस यही बता रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी में
अगर हम कहते हैं कि जो इक्वालिटी है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे रीजन है कि अगर ये लोगों की सरकार है और आप लोगों से ही समान व्यवहार नहीं कर रहे हो, तब ऐसे में क्या होगा, तब ऐसे में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वह क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको समझाऊंगी, रुक के, लेकिन अब हम इसके पहले समझते हैं डिग्निटी वर्ड को। इसके पहले हम समझते हैं डिग्निटी को। अंबेडकर का जो एक कोट इसमें दिया हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को जरा आप सभी देखें। इसमें लिखा हुआ है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। इट इज डिस्ग्रेसफुल टू लिव द कॉस्ट वन सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन द लाइफ। ठीक है, मोस्ट वाइटल फैक्टर इन द लाइफ। तो यहां पर देखो, हम जब बात करेंगे डिग्निटी की, अच्छा देखिए ये इस चैप्टर से जुड़ता कैसे है, सबसे पहले ये देखो। तो यहां पर अभी मैं आपको इक्वल राइट टू वोट की जो बात है वह थोड़ा सा बताऊंगी, है ना, नोट्स बनवाऊंगी उसके पहले आप थोड़ा सा डिग्निटी की बात कर लेते हैं। देखो, हम देखते हैं कि सभी के साथ समान व्यवहार जो है वह किया जाना चाहिए, आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है, अच्छी बात है, और ये इंपॉर्टेंट इसेंस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी में। लेकिन जब आप किसी के साथ असमान व्यवहार करते हो, उसकी जाति को लेकर, धर्म को लेकर, इंडिया में स्पेशली जिस तरह की आप इनइक्वालिटी देखते हो, उसके टू जो इंपॉर्टेंट हम बेसिस देखें, हम उसके आधार देखें, तो पहला है आपका कास्ट और दूसरा है आपका रिलीजन, है ना। तो हिंदू मुस्लिम बहुत होता है और अपर कास्ट लोअर कास्ट बहुत होता है, तो ये दो तरह की असमानताएं हो गई। तो अब यहां पर मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक यहां पर इसमें चर्चा की गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी जूठन। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि राइटर हैं और अ फेमस दलित राइटर, अ फेमस ठीक है, और यहां इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यह बताया, नाम इसका क्या रखा, जूठन, कि किस तरीके से उन्होंने जाति को लेकर जो चीजें हैं वह देखी, समाज में बर्दाश्त की। ठीक है, जूठन। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपने कास्ट को एक आधार बना लिया, दूसरा आपका हो सकता है रिलीजन का। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक अंसारी दंपत्ति है जो कि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अंसारी। तो यहां पर वो रेंटल जो प्रॉपर्टी है वह लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें दिया नहीं जाता। क्यों? जबकि वह रेंट आपको प्रॉपर देने के लिए तैयार है, लेकिन आप वह किसी हिंदू को कंसीडर करेंगे, वह रूम देना प्रेफर करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ रिलीजन, है ना। तो यहां पर देखो बच्चों, क्या हुआ कि हमने दो तरह की इनइक्वालिटी देखी। अब ऐसे में अगर आप इनइक्वालिटी को फॉलो करोगे, इनइक्वालिटी को प्रैक्टिस करोगे, तब ऐसे में उस व्यक्ति की डिग्निटी कहां रहेगी। तो यहां पर इसलिए अंबेडकर क्या कहते हैं, इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीना बहुत ही डिसग्रेसफुल है और सबसे जरूरी हिस्सा है, मोस्ट वाइटल फैक्टर है हमारी लाइफ का, सबसे जरूरी हिस्सा है डिग्निटी। अब ऐसे में देखो, डिग्निटी मीन्स थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स एज वर्दी एज सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। स्वयं और दूसरे को जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान के योग्य समझना, वही। तो यहां पर देखो, व्हेन पर्सन आर ट्रीट अनइक्वली, व्हेन person are treated unequally, अगर किसी के साथ असमानता का जो व्यवहार है वह किया जाता है, अनइक्वल जो है वह किया जाता है, तब उसकी जो डिग्निटी है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, है ना, तब उसका उल्लंघन होता है। देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। ठीक है, अच्छा, इसमें डिग्निटी की चूंकि बात हो रही है, तो यहां पर मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूं, स्टार लगा के लिख लो। डिग्निटी की बात क्या कहीं पर की गई है बच्चों? डिग्निटी की बात क्या कहीं पर की गई है? बिल्कुल की गई है। अगर आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, मूल कर्तव्यों की बात करेंगे,
फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, मूल कर्तव्यों की बात करेंगे, तो यहां पर है आपका आर्टिकल 51, है ना, आपका आर्टिकल 51, जिसमें आपके 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वह दी गई हैं, है ना। तो यहां पर देखो आपका हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी में आपका जो आर्टिकल 51A है, आपका जो आर्टिकल 51A है, ठीक है, यहाँ इसमें बात की गई है। और साथ ही हम देखो प्रियम्बल में भी देखते हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात की गई है, ठीक है। साथ ही देखो सेकंड है, अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो इसमें भी मानवीय गरिमा की बात की गई है, ठीक है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। बस यही चीजें तो हमें कनेक्ट करना है ना, यही चीजें हमें कनेक्ट करना है बच्चों। तो ये हो गया आपका मानवीय गरिमा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक जो सफाई करने वाला जो व्यक्ति है, अगर उसका बच्चा मान लीजिए स्कूल में पढ़ने आता है तो वहां पर उससे सफाई करवाई जाती है, ना कि उसको पढ़ाया जाता है। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल सेट हुआ। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने कई बार, है ना, न्यूज़पेपर में आप कई बार इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है वह देखेंगे। ज़्यादातर आप देखो कि जहाँ पर एजुकेशन लेवल कम होगा या फिर वहाँ की जो सोसाइटी है वह अभी भी कास्ट बेस्ड ही जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस है, वह फॉलो कर रही है। ऐसे में आप देखोगे कि कई बार स्कूल में भी, इवन कई बार स्कूल में आपको इस तरह के उदाहरण देखने को मिलेंगे कि अगर मिड डे मील में, है ना, जो मिड डे मील में जो खाना बनाने वाला आता है, अगर मान लीजिए वह लोअर कास्ट का है तो वहाँ के जो टीचर्स थे इवन उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, आज भी ये अनटचेबिलिटी को दिखाती है, आज भी ये कास्ट को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दिखाती है ना। तो यहाँ पर जब हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी कास्ट इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। और गांधी वर्सेस अंबेडकर, जब बच्चों आप हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना, आप सोचते होंगे कि मैम एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं दिया, आप क्या क्या पढ़ाती रहती हो। बच्चों ये सारी चीजें रिलेट कर रही है, और केवल एनसीईआरटी पढ़ लोगी तो वो आपके काम की उतनी है भी नहीं, है ना। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी की बात करिए कि सिर्फ एनसीईआरटी, आपको इससे बेसिक आइडियाज और कनेक्ट कर रहा है स्टैंडर्ड से, यही आपका बेसिक टू स्टैंडर्ड हम यहाँ कनेक्ट करा रहे हैं, यही आपका सोचने का तरीका। और जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, सारी चीजें दे रही हूँ, ये पढ़ लिया करो। अब मैंने गांधी वर्सेज अंबेडकर आपको पढ़ने को दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चों कास्ट को लेकर देखना, आप सोशल इनइक्वालिटी को लेकर देखना, सोशल इनइक्वालिटी, इन दोनों के क्या विचार थे। आपको हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम में ये मिल जाएगा, जो राजीव अहीर वाला है हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री वाला, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अगर आपने बुक नहीं ली है और अगर आप ऑलरेडी केवल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब आपको स्पेक्ट्रम ले लेना चाहिए। अगर आप कॉलेज गोइंग है ना, कॉलेज की पढ़ाई करें स्कूल की, तब मत लो, तब बाद में पढ़ लेना, बाकी बीच बीच में मैं बताती रहूँगी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी नहीं बताया वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम मताधिकार की समानता की बात कर रहे थे, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, मताधिकार की समानता की बात कर रहे थे। आओ पहले एक बार जरा इस पे आ जाओ, फर्स्ट पेज पे। मताधिकार की समानता की हम बात करते हैं, ठीक है। मानवीय गरिमा आपका हो गया, लोकतंत्र में समानता हो गया, है ना, आर्टिकल 14 हो गया। 15 की भी थोड़ी सी बात मैं आपसे करूंगी। एक इंपॉर्टेंट जो आपका बचा हुआ है, इक्वल राइट टू वोट, है ना, इक्वल राइट टू वोट, इसे पढ़ते हैं। चलो इक्वल राइट टू वोट, देखो सबसे पहले ये याद रखो, आर्टिकल 14 टू 18, ठीक है, हमने देख लिया 14 टू 18 आपका जो आर्टिकल है, इसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की गई। और याद रखना कि राइट टू फ्रीडम बाद में आया, 19 से लेकर 22 तक। पहले इक्वलिटी की बात की गई, क्योंकि जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। अगर हम इसको ख़त्म नहीं करते, कोई ना कोई एक ऐसा वर्ग सामने आता जो दूसरे को अपने कब्जे में ले लेता, है ना। उस वक्त जमींदारी, बधुआ मजदूरी, क्यों आखिर हमें आर्टिकल 23, 24 की जब हम बात करेंगे, इवन बधुआ मजदूरी तक उसमें लिखना पड़ा कि कोई किसी से जबरन श्रम नहीं कराएगा, ये कानूनन अपराध होगा। हमें इस तरह की चीज़ें अपने संविधान में लिखनी पड़ी। आज अगर हम इस तरह की बातें लिखें तो हाँ, हो सकता है कि अब वो चीज़ें नहीं रही उतनी। तो अब जैसे कि अब उतनी खरीदा बेची वैसे नहीं होती। हाँ, हम ट्रैफिकिंग की बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर आज भी जो ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो सारी चीजें होती है। लेकिन पहले जो दास प्रथा एकदम
तरीके से अवेलेबल थी, है ना, उपलब्ध थी, हमारे समाज में प्रेजेंट थी, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ी। तो यहां पर देखो आर्टिकल 14 to 18, पहले हमें इक्वालिटी की बात की हमने, ठीक है। तो यहां पर देखो हम देखते हैं मताधिकार की समानता का मतलब क्या है। इसका मतलब है हमने किस तरीके को अपनाया इसको लागू करने के लिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफ्रेज लिख दो, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 वोट इक्वल्स टू 1 वैल्यू। ये भी अधूरा है जानते हो, इसके आगे एक और आएगा, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये ज्यादा सही टर्म बना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ये टर्म ज्यादा सही बना, एक व्यक्ति एक मत और उसका एक ही मूल्य, ठीक है। सो देखो द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन, ये जो आइडिया है, आइडिया इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। और ये किस तरह की इक्वालिटी है बच्चों, ये किस तरह की इक्वालिटी, ये बताओ कि आप अगर वोट दे रहे हो तो आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स ही चुनोगे ना, तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात नहीं हुई, यही पॉलिटिकल इक्वालिटी है आपकी, ठीक है। ये आपका राजनीतिक समानता है, यही आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गई, राजनीतिक समानता, यही है राजनीतिक समानता। आया समझ में, पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, ये इसका बेस होगा। सो देखो 1 वोट 1 जो वैल्यू है, याद रखना कि सभी का 1 वोट होगा, डजंट मैटर वह वेल्थ है या पुअर है, वेल्थी है या फिर पुअर है, धनवान है, ठीक है, या फिर वह गरीब है, कोई मैटर नहीं करता, किस कम्युनिटी का है फर्क नहीं पड़ता, किस कम्युनिटीज का है फर्क नहीं पड़ता, शी है और ही है फर्क नहीं पड़ता, उसकी एजुकेशन क्या है, उसने एमकॉम एमए किया है या फिर वह 10th पास भी नहीं है, 8th फेल है या फिर 5th क्लास तक पढ़ा है, डजंट मैटर। आप देखोगे कि ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग वगैरह में, बाकी लोगों की अपेक्षा, एजुकेटेड लोगों की अपेक्षा, ठीक है। उसका धर्म क्या है, उसका रिलीजन क्या है, ये सारी चीज़ों जो है वह न्यूट्रल हो जाती है जब आप सभी के लिए इक्वल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो एक बात और सुनो, ये बताओ कि हमने लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव की जब हम बात करेंगे, विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के लिए हमने किस पद्धति को अपनाया, हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को क्या अपनाया, है ना। तो यहां पर देखो आर्टिकल 326 आर्टिकल 326 बच्चों क्या कहता है, आर्टिकल 326 कहता है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के जो इलेक्शंस होंगे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ठीक है। एक बात अब आपको याद रखना है कि अब यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था हम उस पर थोड़ा सा आ जाते हैं, है ना। तो यूपीएससी ने देखो क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका राइट टू वोट है वह क्या है, ठीक है। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, राइट टू वोट जो है वह आपका कौन सा राइट है, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कौन सा राइट है ये आपको बताना है। तो यहां पर देखो आर्टिकल 326, एक बात और सुनो, अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ये शामिल करते हैं कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का है वो वोट दे सकता है, एक बात ध्यान से सुनो कि ये जो 18 ईयर है ना ये बच्चों बाद में हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त वोट देने की जो आयु है वह 21 ईयर 21 साल हो सकती थी, 21 साल थी, है ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब 21 साल थी, लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि 18 वर्ष का जो बच्चा एडल्ट हो चुका है, 18 वर्ष का जो बच्चा है, जो युवा है, उसको भी समझ है कि हमें किसे वोट देना, इतनी तो समझ है, शासन करने की समझ भले ना हो, है ना, शासन करने के लिए समझ जो है वह भले ना हो, लेकिन उसको इतनी समझ जरूर है कि आखिर उसको वोट किसे देना है। और इसी वजह से ये जो
उम्र है ना, इसको कम कर दिया गया, 18 ईयर कर दिया गया। और अब आपका वोटर आईडी कितने उम्र में बन जाता है? 18 साल में बन जाता है। ठीक है, और ये कैसे किया गया? ये किया गया 61वां संविधान संशोधन, 61st है ना। हम देखेंगे 61 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था, संविधान का संशोधन। अरे इस तरह के शब्दों से परिचित होना होगा भैया आपको, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 61वां ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था। 61वां जो संविधान संशोधन है, याद रखना, इसके माध्यम से 1988 में ये हुआ था, 1988 में। ठीक है, 1988। में हुआ था, और इसमें वोट देने की आयु कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की भी हमने बात कर ली। चलिए आर्टिकल 15 देखो जरा। देखो आर्टिकल 15 पढ़ लेना, किताब में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 15 मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ आर्टिकल 15 के बारे में। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो तो पूरे ही पढ़ लो आप, और जो जो मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे करके कंप्लीट करते चलो। ठीक है, सो आर्टिकल 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वह कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। 5 इसमें जो आधार है वह दिए हुए हैं, ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि इस आधार पर आप जो डिस्क्रिमिनेशन है वह नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वह प्रोहिबिटेड किया गया है। जो डिस्क्रिमिनेशन है वह प्रोहिबिटेड किया गया है, वह प्रोहिबिटेड किया गया, और उसमें 5 आधार हैं, 5 जो है उसके आधार पर आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? यही बात लिखी हुई है सबसे पहले, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है ना, डिस्क्रिमिनेशन। सो देखो इसमें 2 बातें और लिखी हुई है। पहला क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ ये। सेकंड है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, मनोरंजन के स्थल में प्रवेश या फिर पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो भी कुएं, तालाब, स्थान, घाट है उसके उपयोग से संबंधित आप निर्योग्यता को लागू नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड क्या कहता है? नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी देम बी सब्जेक्ट टू any disability, liberty, restrictions or conditions with regards to। तो देखो आपके ये जो ग्राउंड हमने बताया कि ये जो आपके 5 आधार है, इस आधार पर आप किसी जगह पर आप अयोग्य, डिसेबल जो है वह घोषित कर दिए जाओ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की किसी भी, अगर आपने किसी पर ये कहा कि भाई वो इनेबल है, वो यहाँ पर नहीं इसको एग्जिस्ट कर सकता, इसका एक्सेस नहीं ले सकता, पब्लिक प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं ले सकता, ये एक तरीके से याद रखना ये ऑफेंस है ना। यहाँ पर ये सीरियस एक पनिशेबल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने घोषित किया है। सो चाहे आप वेल्स की बात करें, टैंक की बात करें, पब्लिक रिसोर्ट है, तो ये सभी जो है, जो भी डेडिकेटेड है जनरल पब्लिक के लिए, उसका यूज सभी कर सकते हैं। किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन ये सब नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है ये सारी बात आप सभी को। चलिए क्लियर हो गया? तो एक तो किसी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और दूसरा है किसी भी व्यक्ति को पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज करने से नहीं रोका जा सकता। अगर रोका जा रहा है तो फिर तो 2 बातें हो गई, एक तो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड किया गया, और दूसरा यह है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है वो सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है इसके एक्सेस के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी के एक्सेस के लिए आप किसी से नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? आर्टिकल 15, इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। हाँ, एक और इसमें ये टॉपिक था। ठीक है, अगर हम अदर कम्युनिटीज की बात करें, अदर डेमोक्रेसी की बात करें, तो जैसे कि हमने देखा था सिविल राइट मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट है ना। सिविल राइट मूवमेंट क्या था? हम देखते हैं कि
सिविल राइट एक्ट आया था इसके बाद 1964, है ना, और यहाँ पर भी जो प्रोहिबिटेड किया गया था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर। अब देखो ये मुद्दा क्या था, अगर हम 1950 की बात करें, अफ्रीकन और अमेरिकन, ठीक है, अफ्रीकन और जो अमेरिकन है, यहां पर इनके बीच में एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जो अनइक्वलिटी है वह थी। जैसे कि आप एक जैसे सेम रोड का यूज नहीं करते, ब्लैक टाउनशिप अलग थी, वाइट टाउनशिप अलग थी, होटल्स अलग थे, सब कुछ अलग था, सारी पब्लिक प्रॉपर्टी अलग थी, ठीक है, हॉस्पिटल्स अलग थे, स्कूल अलग थे, जो बच्चे हैं इवन वो भी बात नहीं कर सकते थे ब्लैक और वाइट के। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कि अगर हम 1950 को देखें तो इस समय में इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा थी जो कि डिस्क्रिमिनेशन दिखाती थी व्हाइट और नॉन व्हाइट में, है ना। तो यहाँ पर नस्ल क्या क्या हम कहे, व्हाइट और नॉन व्हाइट के बीच में ज्यादातर था, व्हाइट एंड नॉन व्हाइट, व्हाइट एंड नॉन व्हाइट, है ना। सो व्हाइट अमेरिकन, नॉन व्हाइट अफ्रीकन, ठीक है। सो एक मूवमेंट शुरू हुआ इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, और यही जो राइट है यूएसए में उसको क्या कहा गया, सिविल राइट मूवमेंट। यही मूवमेंट आपका कौन सा था, सिविल राइट मूवमेंट था, ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो नागरिक अधिकार आंदोलन कहां से संबंधित है, समझ गए आप, नागरिक अधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन। और इस आंदोलन, देखो इसकी आंदोलन की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी, एक मैनर्स नहीं बना देते कि ठीक है जब बड़े आए तो हमें पैर छूना चाहिए, मतलब इस तरह की चीजें टाइप से। तो अमेरिका में भी बना हुआ था कि अगर कोई व्हाइट पीपल जो है वह आता है, व्हाइट रेस का अगर कोई व्यक्ति है, तो आपको बस में या फिर जहां पर भी आप बैठे हो आपको अपनी सीट उसको दे देनी है, क्यों, क्योंकि वह आपसे बेस्ट है, ठीक है, उसका रंग सफेद है इसलिए देनी है आपको। तो यहाँ पर बस यही तो था अपार्थाइड लॉ की जब हम बात करते हैं ना, नस्ल रंग भेद को लेकर जो सिद्धांत था। तो यहाँ पर देखो कि नागरिक अधिकार आंदोलन के शुरू कैसे हुआ कि एक जो महिला हम कहते हैं रोजा पार्कर जिसका नाम था, उसने क्या किया, वो बहुत थकी हुई थी उस दिन और उसने बस से उठने से, अपनी सीट देने से मना कर दिया और उसने इक्वल राइट की बात की कि भाई मेरे को भी बैठने का अधिकार है। और यहाँ से जो शुरुआत है सिविल राइट मूवमेंट की हो गई, सिविल राइट मूवमेंट की हो गई। और फाइनली फिर बाद में जो सिविल राइट एक्ट है वह बना और इसमें सभी को इक्वली जो ट्रीटेड है वह किया गया। तो ये कहां से शुरू है, ये किस डेमोक्रेसी की बात हो गई, ये यूएसए की बात हो रही है। अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में जो एक्सट्रीमली एक अनइक्वलिटी थी उसको ठीक किया गया, है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि 1964 ही है, 1964 का जो एक्ट आता है उसमें जो इक्वल ट्रीटमेंट है वह यहां पर दिया गया था, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है। देखो चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं, आखिर सबसे लास्ट इसमें पॉइंट है चैलेंज को लेकर। बेसिकली बच्चों चैलेंज है क्या, चैलेंज ये है, देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर recognition of equality on the existing as well as new issues, ठीक है। तो लेकिन मेन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उसके बावजूद भी जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे प्रोविजन किए गए, आज भी जो है वह एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर देखो कि अभी भी हम देखते हैं कि समानता लाने के लिए जो सवाल है आज भी अगर उठते हैं, इसके पीछे कारण यही है। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं वुमेन फ्रीडम की, तो महिला स्वतंत्रता की आप अगर बात करोगे, वुमेन एम्पावर की अगर आप बात करोगे, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि वह पावर में नहीं है, इसलिए आप एम्पावर की बात कर रहे हो। तो आज भी अगर इक्वालिटी की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आज भी अनइक्वालिटी है ना। तो यहां पर यही चैलेंज है डेमोक्रेसी का, यही चैलेंज है। सेंटर टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। तो यहां पर बस यही दो चार बातें आपको समझनी है बेसिकली, कि यही चैलेंज है कि आज भी बहुत तरीके की जो इनइक्वालिटी है वह हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग आज भी इसके लिए जो संघर्ष है वह कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन और देख लो फिर हम खत्म करेंगे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समझने को मिला, डिग्निटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिविल राइट मूवमेंट क्या है, ठीक है। चलो 2-4 पॉइंट्स और समझ लो। पहला है कि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की, और याद रखना ये कहता है कि लोकतंत्र समाज का एक महत्वपूर्ण ये पहलू है, और इसका अर्थ है जो भी सभी वयस्क उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इट मीन दैट ऑल
adult who are those who are 18 and above citizens have the right to vote irrespective of their social and economic backgrounds. ठीक है. Dignity, this refers to thinking of oneself and the other persons to worthy of respect. मतलब आप खुद भी सम्मान के योग्य तभी है जब आप दूसरे को समझ रहे हैं. तो यहाँ पर हमने डिग्निटी की बात की है ना. कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट ले डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू फॉलो. ठीक है. तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमने एक रूल बुक बना ली कि आखिर सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी के लिए जो बेसिक एक कॉन्स्टिट्यूटिव जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स है, वह क्या होंगे. तो उसी के आधार पर हम जो चीजें हैं वह चलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी इक्वलिटी, है ना. तो यहाँ पर इक्वलिटी क्या है, हम उसको फॉलो करेंगे. सोसाइटी इक्वल हो, हम इसके लिए प्रयास करेंगे. तो संविधान क्या है, संविधान में मतलब जो देश की जो जनता है और जो सरकार है उन बेसिक रूल्स को मानेगी, उन नियमों और अधिनियमों को मानेगी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं. यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. सिविल राइट मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं कि यूएसए में शुरू होता 1950s में, है ना, रोजा पार्कर्स वाली कहानी. एंड विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड इक्वल राइट एंड द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. नस्लीय जो भेदभाव थे उनको खत्म करने की जो बात है यहां पर की गई. ठीक है. चलो देखो क्वेश्चन देखो. इन अ डेमोक्रेसी वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको दिया, समझा दिया ऑलरेडी. आर्टिकल 15 है ना, पढ़ लिया हमने. What do you understand by the term all person are equal before the law? ये भी हमारी बात हो गई कि आखिर क्यों यह जरूरी है. ठीक है. अगर हम बात करें इक्वल टर्म की तो यहां पर हमने देखा कि आखिर आप समझते क्या है, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है, आप इससे क्या समझते हो और क्यों डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं. चलो आप 2-3 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं. फर्स्ट है, ये इंडियन डेमोक्रेसी वाला छोड़ते हैं. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूं कल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वालिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया है. ठीक है. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर फीमेल और मेल. इन सभी की बात की गई है. प्लेस ऑफ बर्थ की भी बात की गई है. बिल्कुल सही है ना. साथ ही देखो, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स एंड शॉप एंड मार्केट. तो क्या ये सभी बातें जो है इसमें सही लिखी हुई है. कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की जो इक्वालिटी है वह दी हुई है. तो ये सभी जो इक्वालिटी है सभी तरह की वह दी हुई है. तो आंसर क्या होगा, ऑल द अबव. ठीक है, ऑल द अबव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. देखो अगर हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है इक्वालिटी, सभी के लिए समानता की बात की गई है, और एक कौन सा तरीका हो सकता है जहां गवर्नमेंट इसको ट्राई करती है इंप्लीमेंट करने का, बाय मेकिंग लॉ, बाय गवर्नमेंट प्रोग्राम. 2 तरीके हैं. देखो जैसे कि मान लीजिए कि कोई अपराध हो रहा है समाज में, है ना, तो यहां पर उस क्राइम को लेकर सरकार क्या कर सकती है. उस क्राइम को लेकर या तो वह लॉ बनाकर उसको प्रोहिबिटेड कर दे, पनिशेबल ऑफेंस बना दे, अपने आप लोग रुक जाएंगे. तो हम देखते हैं कि मेकिंग लॉ डेफिनेटली, है ना. और देखो गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम्स एक इसका अलग तरीका होते हैं. जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई एक स्कीम जो है वह इसके लिए लेकर आए, तो यहां पर इसको जो इनइक्वालिटी है उसको कम किया जा सकता है, इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सकता है. तो ये दोनों ही तरीके हो सकते हैं. तो एक तो आप लॉ बनाइए, दूसरा है कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है, जो स्कीम्स है, ये भी इसको करेंगे. In 1960 movement start against the unequal way in which African American were treated, which came to known as a civil right movement. आपको बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें इनकरेक्ट है. याद रखना, ये भी पढ़ लिया करो बच्चों. 2 स्टेटमेंट है. फर्स्ट आपसे कहता है द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन बट नॉट ऑन नेशनल ओरिजिन. It is also state that all school would be open African American child and they would no be longer attend separate school. आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे. कुछ क्वेश्चंस तो आपके लिए भी छूट जाते हैं. ठीक है. आर्टिकल 15 की बात करते हैं. आर्टिकल 15 लास्ट क्वेश्चन है आपका. आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस ग्राउंड. कंसीडर द फॉलोइंग. आपको इसमें करेक्ट कोड जो है वह चूज करना है. ठीक है. फर्स्ट आपसे कहता है आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ओनली, नॉट अदर एनी ग्राउंड. क्या आर्टिकल 15 में केवल इन्हीं 5 की बात की गई है. दिस इंक्लूड ऑन अबव ग्राउंड नो सिटीजन कैन डिस्क्रिमिनेट एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल. ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके लिए है. ठीक है.
मैं ये बता चुकी हूँ। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट थी क्लास आपकी, हमने बहुत कुछ पढ़ा है ना, बहुत कुछ पढ़ा हमने इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में, और हमने इक्वालिटी को लेकर साथ ही आपको गांधी वर्सेस अंबेडकर का भी पढ़ना है, इक्वल राइट टू वोट की बात की, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी और इक्वालिटी इंडियन डेमोक्रेसी एंड चैलेंजेस की बात की, प्रियम्बल की बात की, इसका अर्थ देखा, डायमेंशंस देखे, आर्टिकल 14 फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, और इक्वलिटी क्या होती है, बाकी हमने इक्वलिटी वर्सेस इक्विटी की हमने बात की, आपको रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, एबी डाइसी का पढ़ने का होमवर्क भी है, ठीक है। आर्टिकल 14 में हमने देखा दो तरह की इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो कि ब्रिटिश ओरिजिन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। मेंस के क्वेश्चंस भी इसमें 2 से 3 आपके मेंस के क्वेश्चन है कि क्यों ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, आप इसको क्यों समझते हैं डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना, तैयार कर लेना, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में कर ले, ठीक है। आर्टिकल 15 को पूरा याद कर ले बच्चों। और अगर हम ये देखें आर्टिकल 14 का अगर कोई एक्सेप्शन केस है, आर्टिकल 361 है ना, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नर है उसको स्पेशल प्रिविलेज दी गई है, ठीक है। साथ ही हमने यहाँ पर बात की डिग्निटी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी ऑटोबायोग्राफी जूठन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। चलिए तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप सभी को जो क्लास है वह समझ में आई होगी बच्चों। और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है इक्वालिटी को समझने में, इसके डायमेंशंस को कवर करने में, तो आप मैसेज करके बताइए, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है जहां से हमें आपकी बात जो है वह समझ में आ सकती है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।